नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय, इस विषय का मेरा तीसरा चैप्टर। इससे पूर्व मैंने आपको रस, महारस, उपरस, साधारण रस के बारे में बताया, फिर साधारण महारस। इसके बाद में अभ्रक के का वर्णन करने जा रहा हूँ। अभ्रक के धान्यीकरण करने तक मैंने आपको समझाया। अब धान्यीकरण करने के बाद में अभ्रक का क्या करते हैं उसके बारे में आगे आपको समझाने जा रहा हूँ कि अभ्रक की जो भस्म बनाते हैं, मतलब अभ्रक मारण की जो प्रक्रिया है, मारण कहते हैं किसी भी आयुर्वेद की भाषा में किसी भी धातु खनिज द्रव्यों को भस्म बनाने की क्रिया को आयुर्वेदिक भाषा में मारण शब्द से भी कहा गया है। तो मारण करने से पहले अभ्रक को शोधन करते हैं। शोधन किया, उसका शोधन करने के बाद में उसका धान्याभ्रिकीकरण किया। धान्याभ्रिकी करने के बाद में उसका मारण प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो अभ्रक की मारण प्रक्रिया में अभ्रक मारण की कई विधियाँ हैं। तो अभ्रक मारण की प्रथम विधि का मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूँ। उस प्रथम विधि में धान्याभ्रक 500 ग्राम लें। क्या लें? धान्याभ्रक को 500 ग्राम लें। और कासमर्द यानी कसौंदी, कासमर्द होता है कसौंदी के स्वरस की मात्रा जो है यथावश्यक लेकर के, जितनी आवश्यकता हो उसकी कासमर्द की मात्रा लेकर के उसको खरल करें। खरल में यानी उसको धान्याभ्रक को और कसौंदी के रस को, कासमर्द के रस को दोनों को मिला करके खरल में उसको घोटें। खरल में घोट लें। उसको घोटने के बाद में भावना दें और पहली बार शराब में ढककर कपड़ मिट्टी से संधि बंधन करके सुखा लें उसको। ठीक है, सुखा करके गजपुट में उसका पाक करें। मतलब उसके पहले क्या करें, पहले उसको मर्दन करें कसौंदी के रस में, फिर उसको मर्दन करने के बाद में उसकी टिकिया बनाएं। टिकिया बनाने के बाद में उसको सुखाएं। सुखा करके सराव संपुट में बंद करें और सराव संपुट में बंद करके उसको गजपुट में भस्म बनाने के लिए उसको गजपुट दें, फूंक दें, ये शब्द बोलते हैं इसको। इस प्रकार से उसको कम से कम इस प्रक्रिया को 10 बार करनी चाहिए। शास्त्रों ने 10 बार का है, लेकिन मैं अपने मत से और अत्यधिक अभ्रक के अत्यधिक उपयोग होने के कारण के मैं बता रहा हूँ कि कम से कम इसमें 20 गज फुट देनी ही चाहिए। 20 फुट बिना अभ्रक की अच्छी भस्म नहीं बनती है। तो 20 फुट अभ्रक के देना चाहिए। किस प्रकार से कि पहले अभ्रक को लिया, धान्याभ्रक ली 500 ग्राम, कसौंदी या कासमर्द के रस में उसको खरल किया। खरल करने के बाद में उसको घोट करके उसकी टिकिया बनाई। टिकिया को छाया में सुखाई। छाया में सुखाने के बाद में उसको सराव संपुट किया। और सराव संपुट करने के बाद में उसको सराव संपुट समझते हैं। सराव संपुट में ये है कि एक सराव संपुट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। एक घड़ा भी हो सकता है, एक सराव छोटा सरवा भी हो सकता है। उस सरवे में उस अभ्रक की टिकिया को रख करके आप और उसको सराव संपुट यानी उसके ऊपर एक ढक्कन लगा करके और कपड़ मिट्टी करें। कपड़ मिट्टी करने के लिए कपड़ मिट्टी करने का एक तरीका होता है कि कपड़ मिट्टी जब करें तो उसमें सूती कपड़ा होता है, मुल्तानी मिट्टी होती है। मुल्तानी मिट्टी और सूती कपड़ा लगा के उसको मुल्तानी मिट्टी से लेप करें। इस प्रकार से कपड़ मिट्टी को 3 बार सुखा करके वापस करें तो ये कपड़ मिट्टी हो जाती है। इसको सराव संपुट बोलते हैं। इस प्रकार सराव संपुट करके इससे क्या होता है कि अग्नि में डालने के बाद भी वो औषधि बाहर नहीं निकलती है, अंदर ही रहती है। तो सराव संपुट करके और गज फुट में इसकी 10 फुट दें। इस प्रकार की इन्होंने पहली विधि बताई है। दूसरी विधि जो इन्होंने बताई है अभ्रक की, इसमें दूसरी विधि में लिखा है कि इस विधि में अपेक्षाकृत अभ्रक भस्म शीघ्र बनती है। उसमें क्या है, धान्याभ्रक 500 ग्राम लें और गुड़ लें। कितना? 125 ग्राम गुड़, 125 ग्राम। और एरंड स्वरस, जैसे उसमें कसौंदी का रस था, इसमें एरंड स्वरस यथावश्यक, मतलब जितना आपको आवश्यक हो उतना आपको एरंड स्वरस लेना चाहिए। और वट यानी बड़ के जो पत्र हैं, पत्ते, ये 50 नग बड़ के पत्र लेने चाहिए। इस प्रकार से ये 4 प्रकार की सामग्री होगी सेकंड विधि में। अब इसमें क्या करना चाहिए, लोहे की छोटी कढ़ाई में धान्याभ्रक एवं गुड़, धान्याभ्रक को गुड़ को रख करके मिला करके एरंड सूरज डाल करके उसको और 6 से 8 घंटे तक उसका खूब मर्दन करें। लोहे की कढ़ाई में डाल करके, ठीक है, मर्दन करें। और सराव संपुट में वटपत्र
सराव संपुट करने के लिए इसको कर दें। सराव संपुट में वट पत्र यानी बड़ के जो पत्ते हैं उन पत्तों में रखकर चंद्रिका बनावे। चंद्रिका यानी छोटी छोटी टिकिया, चंद्रिका बोलते हैं, छोटी छोटी टिकिया बनाएं और टिकिया बना करके वट पत्र रखकर सराव संपुट करें। और वट पत्र उसमें सराव में पहले ही वट पत्र रखें, ऊपर ही वट पत्र रखें और सराव संपुट करके उसको यानी पूरी कपड़ मिट्टी करके उसको और उसको गजपुट में उसको पाक करें। ऐसा 3 बार से अभ्रक की निश्चंद्र भस्म हो जाती है। लेकिन 3 बार से शास्त्रों में लिखा है, लेकिन 3 बार से नहीं, कम से कम इसमें आपको 10 या 20 फुट तो देनी ही होगी। 10 या 20 बार इसको पुट, वही प्रक्रिया हर बार वही प्रक्रिया करनी है जिस प्रकार से पहली प्रक्रिया बताई थी कि हर प्रक्रिया में 500 ग्राम जैसे ये लिया, 125 ग्राम गुड़ लिया, यथावश्यक एरंड पत्र स्पर्श लेंगे और वट पत्र 50 नग लेंगे। उसी हर बार वही प्रक्रिया अपना करके इस प्रकार से आपको हर बार पुट देने हैं। इसकी तीसरी जो विधि बताई है इन्होंने, तीसरी विधि के लिए है, 2 विधि भी पर्याप्त है, वैसे तीसरी विधि की कोई आवश्यकता भी नहीं है। 2 विधि से आप भस्म बनाने उसमें वही भस्म आपको अत्यधिक उपयोगी होगी और कम से कम इसमें 10 से और 20 फुट तो इसमें दें। इस प्रकार के आगे जो बताया है इसमें कि इसका लाभ क्या है, इसमें इस विधि से क्रिया का लाभ है कि गोमूत्र के साथ पकाने पर शोधन भी हो जाता है। गोमूत्र एक विधि ऐसी भी है इसमें गोमूत्र में पकाई जाए, लेकिन वो विधि इसको करना आवश्यक नहीं है, इसलिए उसको अपन ने इसको छोड़ दिया है। अब इसमें आगे जो बताया गया है आपको उसमें है इसकी अमृतीकरण, मतलब अभ्रक का भस्म बना लिया। आप अभ्रक का भस्म बनाने के बाद में इसका अमृतीकरण करें। मतलब अमृतीकरण क्या किसे कहते हैं, मतलब किसी भी औषधि में अमृत के गुण लाए जाए, मतलब अत्यधिक गुण लाए जाए, उसे अमृतीकरण कहते हैं। मतलब यदि भस्म बनाने के बाद में कोई भी दोष अगर किसी औषधि में रह जाता है, किसी भस्म में रह जाता है, तो उसका अमृतीकरण करना चाहिए। अमृतीकरण करने के बाद में उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं रहता है। वैसे भस्मों के बारे में आपको बता दूं कि अधिकतर लोगों की ये राय है कि भस्म जाकर के किडनी को, लीवर को, हार्ट को डैमेज करती है। लेकिन यदि किसी भी द्रव की, किसी भी पदार्थ की या किसी भी मतलब खनिज द्रव की भस्म बनाई जाए और शास्त्रों के अनुसार उसको उचित रूप से उस रस में घोट करके टिकिया बना के बनाई जाए, तो वो किसी प्रकार अगर अच्छी बनी हुई है तो किसी प्रकार से कोई डैमेज किसी प्रकार नहीं करती है, कोई नुकसान नहीं करती है, ये निश्चित है। और उसको रोकने के लिए शास्त्रों में एक अमृतीकरण, उसी दिक्कत को रोकने के लिए कि वो किडनी को खराब नहीं करे, लीवर खराब नहीं करे, उसी के लिए अमृतीकरण का एक तरीका बताया गया है। अमृतीकरण से वो निर्दोष हो जाती है, किसी प्रकार का दोष नहीं करती है और अमृत के समान उसमें गुण प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, अभ्रक का अमृतीकरण का उल्लेख किया गया है। अमृतीकरण का उल्लेख हर भस्म में करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो अभ्रक में किया है, कोई ताम्र भस्म में किया है कि ताम्र भस्म अत्यधिक तीव्र होती है, इसलिए उसको भी अमृतीकरण के बाद ही उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से अमृतीकरण करने से भस्म में अमृत के समान गुण का अवधान हो जाता है, प्राप्त हो जाते हैं। तो वो कैसे करेंगे, भस्म में अमृत के समान गुण होने को अमृतीकरण कहते हैं। क्योंकि ये खनिज द्रव्य होते हैं, विषाक्त होते हैं, इसलिए इनको अमृत के गुण लाने के लिए इसका अमृतीकरण करना चाहिए। तो इसमें भूगर्भ में विषाक्त संपर्क में दूषित होते हैं, तथापि अपन शोधन करते हैं, शोधन से वो निश्चित रूप से निर्विष हो जाते हैं। लेकिन शोधन में भी मान लो यदि कोई दोष रह गया है तो उस दोष को निराकरण करने के लिए अमृतीकरण का इसमें उल्लेख किया गया है। तो अमृतीकरण में इसमें उल्लेख किया गया है, तो इसमें बताया है कि अमृतीकरण करने से भस्मों में गुणों की वृद्धि होती है। क्या होता है, अमृतीकरण करने से भस्म में गुणों की वृद्धि होती है और साथ ही वर्ण की हानि होती है। मतलब वर्ण की हानि होती है, जैसे जो कलर उसका होता है वो कलर उसका जैसे अभ्रक भस्म है, इसका कलर लाल रंग का होना चाहिए, गहरा लाल रंग का, तो नहीं होगा, वो काला हो जाएगा। इसलिए उसको पुनः अगर मान लो उसमें लाना होगा तो पुनः उसको पुट देंगे किसी और के रस में घोट करके, तब उसको वापस वो आएगी। तो वर्ण की हानि होती है, लेकिन गुण इसमें अत्यधिक हो जाते हैं। अर्थात अभ्रक भस्म तैयार होगी तो लाल वर्ण की होती है, किंतु अमृतीकरण करने के पश्चात उसका रंग काला हो जाता है। इसलिए उसको अमृतीकरण करने के बाद में मंजीठवात की भावना देकर के अगर 3-4 पुट वापस दिए जाएं तो उसका पुनः उसका मंजीठ का कलर लाल रंग का होता है, तो वापस उसका कलर पुनः लाल रंग का हो जाता है। अब अमृतीकरण की विधि बताई गई है। विधि क्या है कि अभ्रक भस्म लें, इसमें कितनी 10 भाग, त्रिफलाक्वाथ लें 16 भाग, मतलब जितनी अभ्रक भस्म है उसका 16 भाग, 10 भाग के मतलब उससे डेढ़ा 16 भाग उसमें त्रिफलाक्वाथ लें और गाय का घी का 8 भाग,
गाय का घी उससे 8 भाग, मतलब उससे कम मात्रा में, अभ्रक से कम मात्रा में गाय का घी लें, और त्रिफला क्वाथ लें, उससे थोड़ा 1.5 गुना करीब ले लें। तो इस प्रकार से तीनों द्रव्य लेने, तीनों द्रव्य ही अमृतिकरण में उपयोगी हैं। उपयुक्त तीनों द्रव्यों को एक छोटी कढ़ाई में रखकर अच्छी प्रकार से इसको क्या करें, मिलावें और मंदाग्नि पे इसका पाक करें। मतलब इनको तीनों द्रव्यों को, इनको अभ्रक को और गाय का घी और इसमें त्रिफला क्वाथ को एक लोहे की कढ़ाई में रख के अच्छी तरह मिला लें, और मिला करने के बाद में मंदाग्नि यानी बिल्कुल मंद मंद अग्नि पर इसका पाक करें। जब स्निग्धांश जल जाए, स्निग्ध यानी जब वो जो अपने का त्रिफला क्वाथ का जो स्नेहांश है वो जल जाए उसका, तो तीव्र अग्नि दें और देकर सराव यानी मिट्टी के किसी पात्र से ढककर इसको छोड़ दें। मिट्टी के पात्र ढक दें और ढककर इसको छोड़ दें। छोड़ने के बाद में स्वांगसित होने पर, स्वांगसित बोलते हैं अपने आप स्वांत होने, मतलब अब स्वांगसित शब्द आएगा, कई बार आता है। इसमें जितनी भी भस्म जो होती है इसको जब आप पुट में से निकालेंगे तो स्वांगसित शब्द आता है। स्वांगसित शब्द का मतलब होता है कि अपने आप उसको ठंडा होना, मतलब किसी तरह से पानी के छींटे देकर ठंडा नहीं करना। मतलब कोई भी औषधि है वो निकालने के बाद में इसको छोड़ दो खुला, वो धीरे धीरे अपना आप ठंडी होती है। उसी को शास्त्रों ने स्वांगशीत शब्द से कहा गया है। तो स्वांगशीत यानी अपना आप शीतल हो जाने के बाद में उसको उतार लें और चूर्ण कर लें। किंतु जब भस्म का रंग काला हो जाएगा, क्यों अमृतिकरण पे काला हो जाएगा, अतः अभ्रक को लाल करने के लिए मंजीठ क्वाथ की भावना दे करके पुनः इसके 2-3-4 गजपुट करें, तो इसका पुनः रंग इसका वापिस उसका कलर लाल रंग का हो जाएगा। इस प्रकार से ये अमृतिकरण से क्या होगा, अमृतिकरण करने से इस प्रकार उसका अमृत से के समान उसके गुण इसमें हो जाएंगे। अब अभ्रक की परीक्षा कैसे करेंगे, अभ्रक की अमृतिकरण की परीक्षा क्या है इसमें कि अभ्रक जो है इष्टिका, इसका वर्ण कैसा होगा, अभ्रक का वर्ण मान लो परीक्षा करने के लिए, तो इसके लिए याद इष्टिका चूर्णवत लाल, इसका जो वर्ण होगा कैसा होगा, इष्टिका इन ईंट, इष्टिका बोलते हैं ईंट को, इसका ईंट के चूर्ण के समान इसका लाल वर्ण होगा। जैसे ईंट का चूर्ण होता है उसी प्रकार से लाल वर्ण का होगा है। और निश्चंद्र किसे कहते हैं, चंद्रिका रहित, मतलब कोई भी उसमें चंद्रिका नहीं होनी चाहिए, किसी चमक नहीं होनी चाहिए, चंद्रिका रहित निश्चंद्र भस्म बोलते हैं कि उसमें किसी प्रकार की चमक नहीं हो, इस प्रकार निश्चंद्र होती है। आगे है वारितर, मतलब इसकी परीक्षा में बताएं इसको, इष्टिका सबसे पहले तो क्या है लाल होनी चाहिए, निश्चंद्र यानी किसी प्रकार की उसमें चंद्रिकाएं नहीं होनी चाहिए, यानी ये चमक नहीं होनी चाहिए भस्म में, तो वो भस्म अच्छी होती है। फिर बोला है वारितर होनी चाहिए, वारितर का मतलब वारी यानी पानी, तर यानी पानी, जो वो भस्म पानी में तैरे। मतलब अगर अपने अभ्रक भस्म को अपने अमृतिकरण कर लिया, भस्म बना ली, और अगर अभ्रक भस्म अच्छी है उसको परीक्षा कर रहे हैं तो पानी में डाल दो, तो पानी में ऊपर तैरनी चाहिए, तो उस भस्म को क्या बोलेंगे अपन, वारितर। वारी यानी पानी, पानी में जो तैर रही है वो भस्म उत्तम मानी गई है, तो वारितर भस्म को अपन सबसे अच्छी, सभी भस्मों की परीक्षा है ये, वारितर सब भस्मों की परीक्षा है, तो पानी में तैर रही है तो वो श्रेष्ठ भस्म है, इस प्रकार की माननी चाहिए। रेखापूर्ण, अब रेखापूर्ण किसे कहते हैं, ये अंगुलियों की रेखाएं हैं। भस्म को लिया, उठाया भस्म को, और भस्म को उठा करके यूँ अंगुलियों पे अंगुली और अंगूठे से मलो, इस तरह से मलने पर जो भस्म रेखा, जो रेखा है ना, इन रेखाओं में लग जाए उसको रेखापूर्ण भस्म कहते हैं। मतलब भस्म इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए वो भस्म कि अपनी जो हाथों की रेखाएं हैं इन रेखाओं में रम जाए, वो दिखने लगे कि अंदर भस्म है, तो उस भस्म को अपन कहते हैं रेखा पूर्ण होनी चाहिए, तो वो भस्म सबसे श्रेष्ठ मानेगी। ये भी सभी भस्मों की परीक्षा है, वो रेखा पूर्ण होनी चाहिए। श्लक्ष्ण का मतलब है चिकनी, उसमें चिकनापन होना चाहिए। श्लक्ष्ण भस्म कैसी होनी चाहिए, श्लक्ष्ण चिकनी होनी चाहिए। सूक्ष्म का मतलब है अत्यंत सूक्ष्म होनी चाहिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान पर वो पहुंचनी चाहिए, इतनी सूक्ष्म वो होनी चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है अंजन जैसा मृदु। अंजन, अब आंखों में लगाने वाला अंजन तो मृदु होगा तभी आंखों में लगाएंगे। अगर आंखों में कोई चीज़ अपने को लगानी है तो मृदु होगी तभी लगाएंगे, तो आंखों में अंजन जैसा मृदु है उस प्रकार का मृदु वो भस्म होनी चाहिए। आगे लिखा है उसको निस्वादु, उसका कोई स्वाद नहीं होना चाहिए। निस्वादु का मतलब स्वाद रहित, वो भस्म स्वाद रहित होनी चाहिए, न कड़वी न मीठी न किसी प्रकार का स्वाद नहीं उसमें नहीं होना चाहिए। एवामी का मतलब है, वामी कहते हैं वमन को, मतलब उसके भस्म को लेने के बाद में वमन नहीं होना चाहिए, मतलब भस्म ले ली, भस्म लेते उल्टी होगी, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। एवामी यानी भस्म को लेने के बाद में वमन नहीं हो, एवामी होनी चाहिए। निर्धूम का मतलब है उस भस्म को अगर अपन अग्नि में डालेंगे,
उस भस्म को अगर अग्नि के ऊपर डालेंगे तो उससे धुआं नहीं निकलना चाहिए। उस भस्म को अपन क्या बोलेंगे, उस भस्म को निर्धूम भस्म बोलेंगे। तो निर्धूम भस्म बोलेंगे तो वो होगी। इसके बाद हम बोले अपुनर्भव। अपुनर्भव मतलब पुनः उसी जैसी नहीं बने। जैसे अभ्रक भस्म है तो अभ्रक भस्म बनने के बाद में पुनः अभ्रक की तरह अभ्रक की स्थिति में नहीं आ जाए, वो अपुनर्भव कराती है। मतलब पुनः अपने रूप में नहीं आओ, वो अपुनर्भव है। निरुद्ध भी इसी तरह वापस उसी स्थिति में नहीं आए। लघु हो और दंतों को में वो लगे नहीं, इस प्रकार की होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको मैं अमृतकरण के बारे में बता दिया अभ्रक भस्म में। धन्यवाद।